कौन सा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश है? कौन सी कंट्री दुनिया की सुपर पावर कंट्री है? इन सवालों का जवाब है अमेरिका। लेकिन आप सब सोचते होंगे कि यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कैसे बना? अमेरिका ने ऐसा क्या किया कि ये इतना ताकतवर देश बन गया? इस सवाल को जानने की कोशिश करते हैं आज इस वीडियो में। दुनिया में जहाँ कुछ कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी, कुछ के पास बड़े बड़े हथियार, किसी के पास सैन्य बल तो किसी के पास बेहिसाब दौलत है, मगर वहीं अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जहाँ आपको ये सब एक साथ मिल जाएगा। ये देश किसी भी चीज में पीछे नहीं है। यहाँ पर पैदा होने वाला हर इंसान अपने आप पूरी दुनिया से 50 से 60 ईयर्स आगे हो जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे ज्यादा जीडीपी और सबसे पावरफुल आर्मी वाली कंट्री है अमेरिका। वैसे अगर बात नंबर की करें तो अमेरिका की जीडीपी 23 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। अब देखोगे, 1800 से पहले इंडिया और चाइना दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर थी। दुनिया में ज्यादातर ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिया और चाइना के अराउंड ही रिवॉल्व होती थी और 1800 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन 1900s के बाद से सिर्फ पिछले 100 सालों ही में अचानक से यूएसए ने अपना डोमिनेंस दिखाया और दुनिया की जीडीपी में इतना बड़ा शेयर ले लिया। कैसे पॉसिबल हो पाया ये? हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा इसके लिए। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन रिवॉल्यूशनरीज ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया ब्रिटिश से। तो अमेरिका एक नई कंट्री बन गई। यहाँ पर जन्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन हम 1850 के बाद आते हैं। क्योंकि अगर आप चार्ट में देखोगे तो अमेरिका का जो ग्राफ है वो 1850 के बाद ही ऊपर उठना शुरू हुआ है। ये वो ज़माना था जब ब्रिटिश, फ्रेंच और स्पेनिश कोलोनाइज़र दुनिया के कई कंट्रीज़ पर, कई टेरिटरीज पर कब्जा करके बैठे थे। इंडिया भी ब्रिटिश राज की एक कॉलोनी थी। ऐसे में यूएसए जो देश था वो ऑलरेडी एक डेमोक्रेटिक बन चुका था। तो कोई भी नया देश अगर सोचता कि मुझे यूएसए के साथ जुड़ना चाहिए या फिर ब्रिटिश, स्पेनिश, फ्रेंच के अंडर, इनके राज के अंदर आ जाना चाहिए, तो कोई भी देश यूएसए के साथ जुड़ना प्रेफर करता, क्योंकि उन्हें वही फ्रीडम, वही डेमोक्रेसी मिलती जो यूएसए में कई स्टेट्स को मिलने लग रही थी। टेक्सास एक स्टेट थी जिसने 1836 में आज़ादी पाई मैक्सिको से। लेकिन मैक्सिको फिर भी उन्हें बहुत तंग कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम भी जुड़ना चाहते हैं यूएसए के साथ। और ऐसे ही धीरे धीरे करके एक के बाद एक स्टेट यूएसए के साथ जुड़ती गई और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बड़ा बनता गया। हर स्टेट का यूएसए के साथ जुड़ने का अपना अपना रीज़न था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका बड़ा भोला वाला देश था। मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री ज़रूर था अमेरिका, लेकिन उनके भी इंटेंशन थे कि जितना ज़्यादा वो अपनी टेरिटरी को स्पेंड कर सके उतना ही अच्छा होगा। इसी रीज़न की वजह से 1867 में अलास्का की जो टेरिटरी थी वो अमेरिका ने रसिया से खरीद ली। जब अमेरिका ने अलास्का को खरीदा था तो अमेरिका का मजाक बनाया गया था। लेकिन यही अलास्का अमेरिका के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि गोल्ड के अलावा यहाँ नेचुरल ऑयल और गैस मिली। तभी तो 2015 से लेकर 2019 के बीच अलास्का अमेरिका के लिए क्षेत्र का पांचवा सबसे बड़ा रिसोर्स रहा। फिर 20 सेंचुरी में जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन ने स्पीड पकड़ी, नेचुरल ऑयल की डिमांड दुनिया भर में बढ़ गई। उसकी वजह से अमेरिका को बहुत बेनिफिट हुआ। ऐसे ही एक हवाई स्टेट है, पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच है। आप सोचोगे कि आज के दिन एक टेरिटरी जो इतना दूर है यूएसए से, कैसे यूएसए का पार्ट हो सकती है? क्योंकि यूएसए ने इस पर कब्जा किया है। 1898 में यूएसए ने किंगडम ऑफ हवाई को ओवरथ्रो कर लिया और इस टेरिटरी को भी ऑक्यूपाई कर लिया। अब कहने के लिए यूएसए कोलोनाइजर नहीं था ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन की तरह, लेकिन इनका बिहेवियर उन्हीं के जैसा ही था। तो 1900 तक यूएसए एक बहुत बड़ा देश बन चुका था। ढेरों टेरिटरीज यूएसए का पार्ट थी और जाहिर सी बात है जितना बड़ा देश होगा उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमी बड़ी होगी, उतनी ही ज़्यादा जीडीपी होगी। यही रीज़न है कि ग्राफ में आप देखोगे कि यूएसए ऑलरेडी काफ़ी बड़ा शेयर ऑक्यूपाई कर चुका है वर्ल्ड जीडीपी में। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली जादू होता है 1900 और 1950 के बीच। याद है आपको क्या हुआ था इन 50 सालों में? दुनिया में दो वर्ल्ड वार हुई थी। लेकिन ये दोनों वर्ल्ड वार कहाँ हुई थी? यूरोप में हुई थी। फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्पेन, इटली सब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे इन दोनों वर्ल्ड वार में, और यूएसए अपना साइड में दूर अलग से बैठा था। हालांकि यूएसए ने भी पार्टिसिपेट किया था इन वर्ल्ड वार में,
लेकिन हथियार सप्लाई किया था इन देशों को। बहुत से अमेरिकन जरूर शहीद हुए इन वर्ल्ड वार में, लेकिन इकोनॉमिकली यूएसए को ज़्यादा असर नहीं पड़ा। इनफैक्ट यूएसए इकलौती ऐसी कंट्री थी जिसने प्रॉफिट कमाया इन वर्ल्ड वार में। इतने हथियार उन्होंने बेचे जर्मनी, फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को कि ओवरऑल वो प्रॉफिट में ही रहे और बाकी कंट्रीज के अंदर तबाही मच गई थी। ऐसा नहीं है कि यूएसए ने कुछ नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करी। ये बस चांस की बात थी कि यूएसए इकोनॉमिकली प्रॉफिट में रहा वर्ल्ड वार के दौरान। बात क्या थी कि जब यूरोपियन कंट्रीज में जंग छिड़ी, यूरोपियन लोगों को लगा हमारी करेंसी का तो सत्यानाश होने वाला है, हमारी इकोनॉमी डूबने वाली है। तो उन्होंने सोचा अपना पैसा बचाने के लिए यूएस डॉलर खरीद लेते हैं, क्योंकि यूएस डॉलर एक स्टेबल करेंसी है और अमेरिका काफ़ी स्टेबल कंट्री है वर्ल्ड वार के टाइम पर। तो बहुत सारे लोगों ने जाकर यूएस डॉलर खरीदा, जिससे कि यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। 1944 जब वर्ल्ड वार सेकेंड अंतिम मुकाम पर थी, तब 44 एलाइड कंट्रीज साथ में आई और इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी करेंसी इसको स्टेबल रखने के लिए अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ लिंक कर देते हैं और यूएस डॉलर गोल्ड के साथ लिंक्ड रहेगा। और एलाइड कंट्रीज ने ऑब्वियसली वर्ल्ड वार टू जीत ली थी और यूएस डॉलर इसी तरह से दुनिया की इंटरनेशनल करेंसी बन गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो ऑयल की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। इस टाइम पर अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से एक समझौता किया, जिसकी तहत अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी दी और उसके बदले उनसे ऑयल लिया, जिसे बेचकर यूएसए ने अपनी आर्थिक स्थितियां और मजबूत करी। कहते हैं कि युद्ध से नाश होता है, लेकिन दोनों वर्ल्ड वार अमेरिका के लिए वरदान साबित हुए। इसके लिए सबसे पहले यूएसए ने दोनों वर्ल्ड वार में खुद को एक्टिव पॉलिटिक्स से बचाया, क्योंकि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो 1917 में इन्वॉल्व हुआ। वहीं 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार में वो 1941 में इन्वॉल्व हुआ। इस टाइम तक अमेरिका इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। 1950 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन दो सबसे बड़ी सुपर पावर बन के निकली और यहाँ शुरुआत हुई कोल्ड वार की। यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में जो जंग थी उसे कोल्ड वार कहा जाता है। ये एक आइडियोलॉजिकल वार थी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में, लेकिन एक दूसरे से डायरेक्टली लड़ने की जगह इन दोनों कंट्रीज ने प्रॉक्सी वार खेली। मतलब अपने एक देश में एक दूसरे से जाकर नहीं लड़ेंगे, दूसरी कंट्रीज में जाकर इन्होंने लड़ाई करनी शुरू करी। जिन जिन देशों में यूएसए को लगता था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैलने लग रही है, वो जाकर उन देशों में सरकार गिरा देते थे। कभी ओपोजिशन की पैसों से फंडिंग करके, तो कभी टेररिस्ट रेबल ग्रुप की फंडिंग करके। इतने सारे देशों के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की वजह से बहुत सारे देश डायरेक्टली डिपेंड बन गए यूएसए पर, जिसकी वजह से अमेरिका और भी ज़्यादा पावरफुल बन गया। यही रीज़न है कि आज के दिन 800 से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका के 70 से ज़्यादा अलग अलग देशों में। और कोल्ड वार के दौरान ये सब अचीव करने के लिए अमेरिका को बहुत सारा पैसा स्पेंड करना पड़ा अपनी मिलिट्री पर, जिसकी वजह से आज के दिन अमेरिका की मिलिट्री पावर बेस्ट है दुनिया में। और आपको बता दें, अमेरिका अपनी मिलिट्री पर $801 बिलियन से भी ज़्यादा खर्च करता है आज के दिन। ऑलमोस्ट हर एक देश या तो अमेरिका के साथ था या सोवियत यूनियन के साथ था। तो कोई हैरानी की बात नहीं थी कि जब सारे देश या तो इस तरफ जाएंगे या उस तरफ जाएंगे। इससे ये दोनों ही देश और पावरफुल बन गए। और 1990s के बाद जब सोवियत यूनियन टुकड़ों में बिखर गया, उसके बाद ऑब्वियसली सिर्फ एक ही सुपर पावर देश रह गया दुनिया में, जो कि था अमेरिका। अब ये सारे रीज़न तो जियोपॉलिटिकल हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ इंटरनल रीज़न भी थे जिसकी वजह से अमेरिका इतना बड़ा पावरफुल सुपर पावर देश बन पाया। एक ऐसा ही बड़ा इंटरनल रीज़न है कि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ थी वो हमेशा टैलेंट को अट्रैक्ट करती थी, अच्छे इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करती थी अपने देश में। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, और ये रीज़न आज के दिन भी वैलिड है। खुद ही सोच के देखो, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, कितने ऐसे इंडियंस हैं जो अमेरिका में जाके सक्सेसफुल बने। रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, एलोन मस्क, एक साउथ अफ्रीकन जो कि अमेरिका में आए और इतने सक्सेसफुल बने।
अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं और जो उनका कल्चर है, वो टैलेंट को बढ़ावा देता है, इनोवेशन को प्रमोट करता है। और आपको बता दें, अमेरिका की ताकत को ऐसे ही जज कर सकते हैं कि दुनिया में हर देश को लोन देने वाले वर्ल्ड बैंक को अमेरिका ही लोन देता है। अमेरिका पूरी दुनिया में वर्ल्ड बैंक को सबसे ज़्यादा आर्थिक सहायता देता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।